देखिए, समय परिवर्तनशील है, उसी प्रकार से चीज़ें भी परिवर्तनशील होती हैं। संशोधन ज़रूरी है समय के साथ, ये बातें सही हैं। लेकिन कहीं-कहीं संशोधन परिस्थितियों के हिसाब से करना चाहिए, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है, संशोधन उससे ज़्यादा कर दिया जाता है, तो लोगों के नुकसान के लिए ही होता है। लेकिन आज हम यहाँ पर इसके संबंध में बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है, ड्राफ्ट एडवोकेट एक्ट 1961 प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑफ 2026 ये 18 जुलाई को इशू किया गया, जिसमें लगभग 11 पॉइंट्स को शामिल किया गया है। ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है कि भाई सरकार जो है इस पर क्या बनाए, कानून बनाए, जिसमें से 2 पॉइंट्स हमने आपको कल समझाए थे। यानी कि अगर मैं देखिए लगभग बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर सामने वाला हमारे बेनिफिट के लिए कुछ कर रहा है, तो शायद ऐसा नहीं कि उसमें सारी चीज़ें हमारे बेनिफिट के लिए ही होंगी, अपना भी फ़ायदा वो कहीं ना कहीं उसमें देखता है। ये नॉर्मल सी बात है, ये नेचर है। तो यहाँ पर बीसीआई ने भी वही किया है कि इसने बहुत सी चीज़ें एडवोकेट के बेनिफिट के लिए भी की है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनरोलमेंट फीस है उसमें अच्छा खासा परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, तो हाँ, पर एक बात हमेशा आती है कि सामने वाला हमारे बेनिफिट के लिए कर तो रहा है, लेकिन क्या वो चीज़ें व्यवहारिक धरातल पर लागू हो पाएंगी? क्योंकि सैद्धांतिक चीज़ों में और धरातल पर व्यवहारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लेकिन चलिए फिलहाल बता देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड किया गया। लगभग 11 पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं अमेंडमेंट प्रपोज के लिए, और यहाँ पर 2 हमने आपको कल बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाइडर वेलफेयर, जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका एडवोकेट की वाइडर वेलफेयर के लिए रखा गया है यहाँ पर, जैसे कि पेंशन है, इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी है, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर रखा गया है। और उसके अलावा जो इसमें 6 पॉइंट है, यानी कि जो फीस को लेकर के, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि भी सबसे ज़्यादा जो इंक्लूजन इसमें किया गया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चों का दिमाग भी यहीं पर जा रहा होगा, जो ये फीस वाला जो कॉलम इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ, डिजर्विंग कैटेगरी, यानी कि एनरोलमेंट फी एंड इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन फॉर डिजर्विंग कैटेगरीज। लेकिन ये हम कल आपको समझा चुके हैं। और इसमें अभी क्या चीज़ है, अब यहाँ पर हम आते हैं कि एक तो हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेन एडवोकेट होते हैं या फॉरेन जो लॉ फर्म्स होती हैं, उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए भारत में वकालत के लिए क्या क्या रूल्स हैं, और भारत में जो लॉ फर्म्स होती हैं उनकी क्या आपकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कुछ इंक्लूड किए गए हैं नए रूल्स। यहाँ पर अब आप देखेंगे 8th पॉइंट पर, यहाँ पर अब आप आएंगे इंडियन लॉ फर्म रिसीव स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो अब तक जो लॉ फर्म्स होती हैं ना, उनको पहली बार यहाँ पर एक विधिक मान्यता क्या होगी, प्राप्त होगी। लॉ फर्म्स विधिक मान्यता कैसे प्राप्त होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले मैं आपको बता दूं लॉ फर्म्स क्या होता है। इसमें अलग अलग शामिल किया गया, लॉ फर्म्स हैं, एलएलपीज हैं, आपकी कंपनीज जो होती हैं। लॉ फर्म्स मतलब ये मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पर सामान्य तौर से समझा रही हूँ केवल, कि मानो कुछ जहाँ ज़्यादा एडवोकेट्स एक ग्रुप बनाते हैं, एक फर्म बनाते हैं, और मिलकर वहाँ पर जो अभ्यास करते हैं, जैसे कि 4 मानो दोस्त हैं और चारों फ्रेंड क्या करते हैं, एक तो आपका टैक्सेशन वाले मामलों में एक्सपर्ट है, एक एक्सीडेंटल केसेस में एक्सपर्ट है, एक क्रिमिनल केसेस में एक्सपर्ट हो गया, एक सिविल केसेस में एक्सपर्ट हो गया। अब भाई वो लोग अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनके पास इस प्रकार से केसेस वगैरह नहीं आते हैं थोड़ा सा। अब वो क्या करते हैं कि भाई हम चारों अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी एक फर्म तैयार करें जहाँ पर हम चारों मिलकर काम करते हैं, तो हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि क्लाइंट सोचेंगे भी सारी चीज़ें हमको एक जगह पर ही मिल रही हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, फर्म तैयार करते हैं। लेकिन अब तक क्या होता था, अब तक इस प्रकार इस प्रकार की जो फर्म्स थी, उनको किसी भी प्रकार की विधिक मान्यता का प्रोविजन नहीं था एडवोकेट एक्ट 1961 में। बट यहाँ पर क्या हुआ है, इस प्रकार की लॉ फर्म्स को अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो है आपका स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप इस प्रकार की कोई भी लॉ फर्म्स खोल रहे हैं या फिर कोई एलएलपी खोल रहे हैं, कंपनीज अगर आप खोल रहे हैं, तो आपको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन का मतलब कि आपको जो बीसीआई होगी ना, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा उस चीज़ का। बिना उसके आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ रजिस्टर्ड होती है तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है विदाउट रजिस्ट्रेशन के। दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया नॉर्मली, जैसे कि आप मानो यूपी स्टेट से हैं और यूपी में आप अपनी कोई कंपनी फर्म्स वगैरह खोलना चाह रहे हैं, तो आपको केवल क्या करना होगा, बीसीआई से आप जो है परमिशन आप लोग ले रहे हो, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पर आप सोच रहे भाई यूपी में तो हमारा काम अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम अदर स्टेट में, मानो बिहार में इस प्रकार का भी अपने एक लॉ फर्म एस्टेब्लिश करें। तो यहाँ पर अब आपको बीसीआई से तो आपने परमिशन ले ली, रजिस्टर्ड आपने कराया, लेकिन अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो बिहार की स्टेट बार काउंसिल होगी वहाँ से भी अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, जो आपकी लीगल बॉडीज़ होती हैं उनकी नज़रों में सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये क्या क्या कहा है कि ये लॉ फर्म्स की मजबूती के लिए बनाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंटर्न्स टू स्ट्रेंथन इंडियन लॉ फर्म्स एंड टू एनकरेज द एडवोकेट एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल। यानी कि अब यहाँ पर क्या चीज़ें थी, अब तक केवल बड़ी बड़ी ही ये सिंपल लिख रहे हैं कि अब तक क्या होता था, अप टिल नाउ अब तक क्या था कि वी फाइंड दैट, हम क्या देखते थे कि जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ठीक है, उन्हीं में केवल इस प्रकार की फर्म्स होती थी। लेकिन यहाँ अब इस नया जो ड्राफ्ट रखा गया है, इसके अकॉर्डिंग जब इसे मान्यता मिल जाएगी इन चीज़ों को, तो उसके हिसाब से भी छोटे छोटे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, तालुकाज लेवल हैं, अब वहाँ पर भी इस प्रकार की जो फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड की जा सकेंगी। यानी कि छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी इसके हिसाब से अब मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा बाकी अलग चीज़ें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आल्सो इंटर्न्स टू एनकरेज एंड मेक द स्मॉलर लॉ फर्म्स स्ट्रोंगर, कि छोटी छोटी जो लॉ फर्म है उनको मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के प्रोविज़न यहाँ पर रखे गए हैं। दिस इज अ मेजर प्रोफेशन बिल्डिंग रिफॉर्म्स। ठीक है, यानी कि जो प्रोफेशन है उसको उसमें एक बड़ा रिफॉर्म करने के लिए सारी चीज़ें रखी गई हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लॉ फर्म्स वुड रिसीव एक्सप्रेस रिकॉग्निशन अंडर द एडवोकेट एक्ट एज इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच एडवोकेट्स प्रैक्टिस कलेक्टिवली। ठीक है, सामूहिक रूप से, यानी कि जो अधिवक्ता है वो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या रखी गई है, देखिए अब यहाँ पर है जो 8वां पॉइंट है, हाँ ये थोड़ा अलग है, मोस्ट जो इसमें है आपका फॉरेन लॉयर्स के लिए वो यहाँ पर आते हैं, इसको बाद में कराएंगे। ये 9th पॉइंट अगर आप यहाँ देखेंगे, फॉरेन सिटीजन कैन नॉट ऑर्डिनरीली एनरोल एज एन एडवोकेट टू प्रैक्टिस इंडियन लॉ। यानी कि जो फॉरेन सिटीजन होते हैं ना, विदेशी नागरिक होते हैं, वो अब ऑर्डिनरी मतलब सामान्य तरीके से भारत में जो है क्या नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो क्या वैसे कर सकते हैं भाई, ऑर्डिनरी नहीं एनरोल नहीं हो सकते तो क्या किसी तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा इस पर बस मेन फैक्ट पर आते हैं। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, अब तक क्या था कि जो हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 है उसके सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया है कि कोई भी जो आपका मतलब विदेशी फॉरेन व्यक्ति है वो भारत में आकर मतलब, बट उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग था, उसके अलावा वो भारत में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता था, कोई ऐसी रोक टोक उस पर नहीं थी। चाहे जिस देश का वो सिटीजन है उस देश की जुडिशरी के अंदर कोई इंडियन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर नए एक्ट में क्या रखा गया है, देखिए इन्होंने अब क्या रखा है कि फॉरेन लॉयर्स या फॉरेन लॉ फर्म्स विल नॉट बी परमिटेड, इनको परमिशन नहीं दी जाएगी, किसके लिए, टू प्रैक्टिस इंडियन लॉज, भारतीय कानून के अंतर्गत प्रैक्टिस करने के लिए। दे विल नॉट बी परमिटेड टू प्रैक्टिस इन एनी इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि भारत के किसी भी न्यायालय के अंदर इनको प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है, ना तो न्यायालय में, ना ट्रिब्यूनल में, ना किसी भी अदर फोरम में। केवल जो आपके फॉरेन आर्बिट्रेटर्स वाले मैटर्स हैं उनमें हो सकती है भाई। मानो कोई इंडियन लॉ का मैटर है, कोई विदेश का है, तो जिस देश का है वहाँ का जो है एडवोकेट यहाँ पर आकर इस प्रकार के मामलों में इन्वॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो इन्होंने क्या रखी है, रेसिप्रोकली सेक्शन 7 जो है एडवोकेट एक्ट वो क्या रखी, इज अ क्लॉज, ये जो क्लॉज है ये वेयर इफ एनी फॉरेन कंट्री डज नॉट परमिटेड इंडियन लॉयर्स टू प्रैक्टिस और एनी इंडियन लॉ फर्म टू एस्टेब्लिश देयर सच फॉरेन लॉयर्स फर्म विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस एस्टेब्लिश हेयर इन इंडिया। यानी कि अब तक मैं बात करूँ यहाँ पर क्या होता था कि चाहे किसी विदेश में, उस देश में हमारे भारतीय जो एडवोकेट हैं उनको प्रैक्टिस की परमिशन हो या ना हो, लेकिन उस देश के जो सिटीजन है वो हमारे देश में प्रैक्टिस कर सकते थे। ठीक है, जबकि अगर हम सेक्शन 24(1)(a) के अकॉर्डिंग देखते हैं रजिस्ट्रेशन का, एनरोलमेंट का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या कह रहा है कि एडवोकेट मस्ट बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि अधिवक्ता कौन होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रोविजन में जो मैंडेटरी चीज़ है जिस पर पूरा फोकस आपको रखना चाहिए वो ये है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजो, जो वर्तमान में ड्राफ्ट के तौर पर प्रोविजो रखा गया उसमें क्या है कि परमिट्स अ नेशनल ऑफ अदर कंट्री टू बी एडमिटेड only where duly qualified Indian citizens are permitted to practice law in that country
even under the personal law. Therefore a foreign citizen has the automatic right to enroll as an advocate in India. यानी कि अब वही विदेशी, उसी देश का नागरिक हमारे देश के अंदर एज एन एडवोकेट के रूप में अपनी प्रैक्टिस रख सकता है अगर उस देश में कोई भारतीय अधिवक्ता प्रैक्टिस करता हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे कि हमने मान लिया रसिया, ठीक है, रूस की जो आपकी जुडिशरी है, आपकी न्यायपालिका है, कोई भी कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई भी लॉ फर्म हो, अगर उसमें कोई इंडियन एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू किए हुए है तो वहाँ का जो फॉरेन सिटीजन एडवोकेट होगा वो भारत के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है। यानी कि सिंपल अब यहाँ पर जो है आपका वो कहते हैं ना कि एक तरीके से अगर सामने वाला आपको वो चीज़ दे रहा है तभी आप उसको वो चीज़ दोगे, इक्वलिटी। यानी कि जिस देश के अंदर हमारे देश के लीगल प्रैक्टिशनर को प्रैक्टिस करने की मतलब परमिशन नहीं है, उस देश के लोगों को हमारे देश के अंदर भी परमिशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यानी कि एक हाथ से लो एक हाथ से दो, वो वाला हिसाब यहाँ पर अब इन लोगों ने कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए एक फैक्ट भी इन्होंने इसमें डाला है कि अभी एक विवाद क्या हुआ कि रिसेंटली ड्यू टू, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे देश के अंदर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि एक अलग तरीके से उनका एनरोलमेंट वगैरह चीज़ें होकर के भारत में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे हमारे देश का कोई व्यक्ति उस देश में प्रैक्टिस कर रहा हो नहीं कर रहा हो। रिसेंटली ड्यू टू दिस प्रोविज़न इन द एक्ट, यानी कि प्रेजेंट में जो इस एक्ट में प्रोविज़न है उनके हिसाब से क्या हो रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल टू एनरोल अ कोरियन सिटीजन एंड टू अलाउ हिम टू प्रैक्टिस इन इंडिया। यानी कि यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और स्टेट बार काउंसिल ने क्या किया, एनरोल किया कोरियन सिटीजन को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपोज्ड दिस केस, बट कैसे करें? क्योंकि सिंस द लॉ वाज नॉट क्लियर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का जो हमारा लॉ है ना उसमें चीज़ क्लियर नहीं है कि वी विड नॉट स्टॉप, कि वो नहीं कर सकता है। दिस हैज़ ओपन अ फ्लड गेट, सबके लिए भी दरवाजे खुले हुए, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट अगर लीगल प्रोविजन के अंदर नहीं है तो आप उसको नहीं रोक सकते। सेवरल सच पर्सनस फ्रॉम कोरियन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, यानी कि मतलब इन देशों के जो बहुत से नागरिक भारत में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टडी करते हैं, ट्राइंग टू गेट देमसेल्फ एनरोल हियर इन अवर कंट्री। देयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड द मेक सब्सटेंशियल ड्रास्टिक चेंज इन द एडवोकेट एक्ट टू स्टॉप सच प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन द ड्राफ्ट प्रपोज टू ओमिट दैट प्रोविजो, लेकिन अब ये कहने का मतलब है कि जो ड्राफ्ट है इसमें इस प्रोविजो को ओमिट कर दिया गया है। अब वही चीज़ें कि एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। और सिंपल कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉरेन लॉयर इज नॉट एनरोल एज एन इंडियन एडवोकेट के रूप में उसका एनरोलमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रूव्ड प्रोवाइड्स एन एडिशनल सेफ गार्ड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडवोकेट्स को अलग से क्या कर सकती है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रोविजो इंक्लूड कर सकती है, वो चीज़ें हैं अप्रूवल दे सकती है। तो फिलहाल ये दोनों चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दी है। बट यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि भाई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 आपका जो है नोटिस साथ के साथ इशू कर दिया बीसीआई ने। जिन बच्चों का अभी 21 पास हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले भी मैंने बात कह दी, जिनका नहीं हुआ है भाई आप लोग प्लीज़ इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। जो इस बार क्लियर नहीं हुए एग्ज़ाम दिए हैं वो प्लीज़ अब हल्के में ना लें, अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दें, बेरेक्ट्स पर अपनी कमांड बनाएं, केस लॉस पर बनाएं, प्रॉब्लम सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। अगर आप इतना करेंगे तो 100% आपका जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 पास हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।